हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 7 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि आज ये वीडियो आपके पास लेट आ रही है। एक्चुअली हुआ क्या कि कल रात को पापा की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मुझे रात भर ट्रैवल करके अपने होम टाउन जाना पड़ा और आज सुबह ही सुबह मैं अपने घर पहुँचा हूँ और पहुँचते ही मैं पहला काम ये कर रहा हूँ कि वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशन आ जाती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इस एडवर्स कंडीशंस की वजह से कभी वीडियो की जो सीरीज़ है वो ड्रॉप हो। मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो आपके पास रेगुलरली पहुँचे, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कब वीडियो ज़रूर आएगी, भले थोड़ी लेट आए कभी कभी। और आई होप आप लोग ये बात को समझेंगे एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए हमारे कुछ पेड कोर्सेस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। जो ईयरली प्लान है वो 499 रुपीज़ का है, मंथली जो प्लान है वो 99 रुपीज़ का और NCERT 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे, और उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके PDF नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आइए कल के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कल मैंने पूछा था कि शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेजेस लिस्टेड है, तो उसका करेक्ट आंसर है 22 लैंग्वेजेस। आप सारी लैंग्वेजेस का नाम भी देख सकते हैं। देखिए जो इनिशियली लैंग्वेजेस लिस्टेड थी ना कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में, वो थी 14 लैंग्वेजेस। लेटर अमेंडमेंट्स के थ्रू उसमें और भी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। तो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 21 अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा, और नेमको का मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को इंक्लूड किया गया था 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। और लास्टली बोडो लिली को ऐड किया था। बोडो लिली का मतलब है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली। ये ऐड की गई थी 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी शेड्यूल 8 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% एलोकेट करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ऐसे लोन जो कि लिए गए हैं कंप्रेस बायोगैस प्लांट को सेटअप करने के लिए, तो वो ऐसे लोन एलिजिबल होते हैं फाइनेंस के लिए अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए RBI ने ना कुछ गाइडलाइंस को जारी किया है रिगार्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिससे कि उसको और शार्पर बना जा सके और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। देखिए आज थोड़ी वॉइस मेरी हैवी लगेगी क्योंकि मैंने रात भर ट्रैवल किया है, तो आज मेरी आवाज़ थोड़ी भारी होगी, लेकिन कल से बिल्कुल सही रहेगी वीडियो में। हाँ, अब ये बात जानते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों ही पड़ी। देखिए RBI के अकॉर्डिंग ना कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन वो सेक्टर्स क्यों इम्पोर्टेंट है RBI के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए और साथ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए वो सेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन ऐसे वो सेक्टर्स एक्चुअली क्या है ना, हाईएस्ट डिफ़ॉल्टर्स की जो लिस्ट है, हाईएस्ट डिफ़ॉल्टर का जो परसेंटेज है ना उन्हीं सेक्टर्स में है। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल बैंक है ना उन सेक्टर्स में लैंड नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पता है चाहे बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो हमेशा प्रॉफिट बनाना चाहता है, ना कि अपना लॉस सहना चाहता है। तो जो बैंक होती है ना उस सेक्टर्स में लैंड करना पसंद नहीं करती है। लेकिन क्या है कि देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, और जो RBI की गाइडलाइंस है उसमें ये RBI मानती है कि भले NPA उस सेक्टर्स में ज़्यादा क्रिएट होता है, लेकिन हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस करना है। होता है क्या, देखिए मान लीजिए अगर 100 ऐसे, मान लीजिए कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ लोग डिफ़ॉल्टर हैं, हर कोई डिफ़ॉल्टर नहीं होता है, कुछ लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं जिसकी वजह से बाकी लोगों को क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो RBI का ये मानना है कि कुछ लोगों की वजह से बाकियों को भी अगर क्रेडिट की फैसिलिटी ना मिल पाए तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो आइडिया है ना वो अचीव नहीं हो पाता है। तो
बैंकों को पहले निर्देश दिए गए कि आप ऐसा करिए, इन सेक्टर्स में इतनी लैंडिंग करिए। लेकिन क्या होता था कि बैंकों ने कुछ दिनों तक तो आरबीआई की बात को फॉलो करा, उसके बाद क्या हुआ, उनको लगा कि यार ये सब इन सब सेक्टर्स में लैंड करना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उन्होंने लैंड करना धीरे धीरे बंद कर दिया। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट मीन्स आरबीआई को, रेगुलेटिंग बॉडी को क्या करना पड़ा, एक पर्टिकुलर गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। और वो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जिसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ परसेंटेज मैंडेटरली उन सेक्टर्स में लेंड करना है। जितना उनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होगा ना, उसका कुछ परसेंटेज इन सेक्टर्स में देना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है गाइडलाइंस के थ्रू। अगर गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया गया तो आरबीआई पिनलाइज भी कर सकती है बैंक को, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जन्म हुआ। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इन सेक्टर्स में लैंड करना इंपॉर्टेंट हो गया बैंक के लिए। इंपॉर्टेंट क्या, मैंडेटरी हो गया। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो पिनलाइज भी किए जा सकते हैं आरबीआई के द्वारा। तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं देख लेते हैं। देखिए, जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। अब डिवीज़न कैसे हुआ, जितने भी कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स हैं उनको 40% देना पड़ेगा अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का इन सेक्टर्स में। और जो रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनको 75% एलोकेट करना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था, वहाँ पे 75% होना चाहिए था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए, जो कंप्रेस बायोगैस प्लांट है ना, उसको सेटअप करना भी इस पीएसएल की कैटेगरी में आ गया है। मतलब आप इस कैटेगरी के अंदर क्या हो सकता है कि आप पीएसएल के अंदर लोन को ले सकते हैं और इस बायोगैस प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। तो ये इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी करेक्ट था। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो लिस्टेड है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वही कहता है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लिस्टेड है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। देखिए, गैंगेटिक डॉल्फिन ने हाल में ही न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया था हाल में ही, इसलिए न्यूज़ में थी। देखिए, जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ना वो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है। मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है इसको, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में बात की गई ना, तो इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी का है, ना कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए, साइट्स के कन्वेक्शन में देखेंगे ना तो ये अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड है जो कि मोस्ट एंडेंजर्ड है। और फाइनली जो CMS की कैटेगरी है ना, कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज, उसमें अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड है ये। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ब्रिक्स के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो ब्रिक जो टर्म है ना वो कॉइन किया गया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एग्नेस ड्यूटन के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है वो अनाउंस किया गया था ब्रिक्स के द्वारा गोवा डिक्लेरेशन में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, हाल में ही ना ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। कौन से नंबर की मीटिंग थी? ये 5th मीटिंग थी जो कि हेल्ड हुई है अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ रशियन फेडरेशन। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग अरेंज की गई थी, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए, कौन कौन से नेशन के डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। देखिए, 2001 में ना ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने कॉइन किया था टर्म ब्रिक को, जिसमें 4 एमर्जिंग इकोनॉमीज को डिस्क्राइब किया गया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना को। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए, जो ब्रिक है ना वो ग्रुप कब फॉर्मलाइज हुआ था, जब उसकी पहली बैठक हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की 2006 में, और साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था ब्रिक में ज्वाइन होने के लिए दिसंबर 2010 में। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं ब्रिक के बारे में। देखिए,
देखिए जो ब्रिक का समिट हुआ था ना फोर्टजेला ब्राज़ील में 2014 में, तभी लीडर्स ने साइन किया था एक एग्रीमेंट को जिसने एनडीबी को जन्म दिया, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को जन्म दिया गया, और साथ में ही ब्रिक्स के कंटीजेंट रिजर्व को भी अरेंजमेंट को भी इसी वक्त साइन किया गया था, जिससे कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जा सके ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ को। तो ये इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी इनकरेक्ट था। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ब्रिक के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का कॉम्पोजिशन और टेन्योर मेंशन्ड है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो हाउस कीपिंग कमेटी है वो एक तरह की स्टैंडिंग कमेटी है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट है ना, उसने डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ के गवर्निंग रूल्स में कुछ चेंजेस को कंसीडर किया गया है। चेंजेस में क्या कंसीडर किया गया है, जो टेन्योर है ना उसको 2 साल कर बढ़ा दिया, 1 साल से 2 साल कर दिया गया है। मतलब अभी ये कंसिडरेशन में है, अभी किया नहीं गया है। ये 1 साल से 2 साल इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो पैनल्स है ना उनके पास एनफ टाइम हो कि वो अपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स पे अच्छे से काम कर पाए, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप देखेंगे ना तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में मेंशन है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है जो कि रिगार्डिंग हो कंपोजिशन, टेन्योर और फंक्शंस के, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ना वो परमानेंट कमेटी होती है, हर साल कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे काम करती है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है वो एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड की गई है। आइए देख लेते हैं उस कैटेगरी को भी। देखिए जो स्टैंडिंग कमेटी वो क्या क्या इंक्लूड करती है, फाइनेंशियल कमिटीज़ को, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ को, कमिटीज़ टू इंक्वायर, कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज़ रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस कीपिंग कमिटीज़ और सर्विस कमिटीज़। देखिए हाउस कीपिंग कमिटी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक तरह का ड्राफ्ट है जो रिलीज़ किया गया है आरबीआई के द्वारा, जिसका एम ये है कि इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाए जिससे कि वो अपने बैंकिंग डेटा को कंट्रोल कर सकें। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो डेपा है वो इन्वॉल्व करेगा क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट प्लेयर्स को, जिन्हें यूज़र कंसेंट मैनेजर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना नीति आयोग ने रिलीज़ किया इस ड्राफ्ट को जिसका नाम है डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आरबीआई के द्वारा नहीं रिलीज़ किया गया है, नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इस जो ड्राफ्ट का एम क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका एम ये है कि ये जो ड्राफ्ट है वो प्रमोट करेगा यूज़र कंट्रोल को, किसके ऊपर, डेटा शेयरिंग के ऊपर, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो डेपास का इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है ना वो इन्वॉल्व करता है बहुत सारे मार्केट प्लेयर्स को, जिसे यूज़र कंसेंट मैनेजर्स भी कहा जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए ये इंश्योर क्या करेगा वो भी देख लेते हैं। देखिए जो डेपा है ना, ये जो ड्राफ्ट है वो ये इंश्योर करेगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो अपने कंसेंट को प्रोवाइड कर सके, किसके ऊपर, इनोवेटिव डिजिटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, हर एक डेटा शेयरिंग के। लास्टली ये लिखा है जो कंसेंट मैनेजर है ना वो साथ में वर्क करेंगे डेटा राइट्स के प्रोटेक्शन के ऊपर भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डेपा के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इंडिया ने इनैक्ट किया है द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जिससे कि वो कंप्लाई कर सके किसके ऑब्लिगेशंस के साथ। तो बताइए ऑप्शंस के हिसाब से किसके ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करने के लिए इंडिया ने इसको इनैक्ट किया है, आईएलओ के, आईएमएफ के, अंगटैड के या डब्ल्यूटीओ के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो डब्ल्यूटीओ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ये जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो आर्टिकल 22 है ना ट्रिप्स एग्रीमेंट्स का, वो डिफाइन करता है जोग्राफिकल इंडिकेशंस को। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब कि ऐसे इंडिकेशन जो कि आइडेंटिफाई करें किसी गुड्स के ओरिजिनेशन को किसी मेंबर के टेरिटरी के अंतर्गत या किसी रीजन के अंतर्गत या किसी लोकेलिटी के अंतर्गत,
ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी गिवन क्वालिटी और रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये जो गुड्स होते हैं वो स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन में प्रोड्यूस किए जाते हैं विथ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं वो अपनी जोग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए उनको जीआई गुड्स कहा जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स कहा जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और उन गुड्स की वजह से, उन गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया फेमस लिस्टेड होता है जीआई के अंतर्गत। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई जीआई इंडिकेशन के बारे में। फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। देखिए, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया ट्रिप्स एग्रीमेंट को, अब वो मेंबर स्टेट बन गया है ट्रिप्स का। तो एक सियोजेनेसिस लेजिस्लेशन होता है जो कि अब इंडिया के ऊपर भी अप्लाई होता है। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन वॉज एनेक्टेड इन 1999। अब देखिए क्या होता है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ना वो कवर्ड होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, यानी आईपी राइट्स के अंतर्गत, जो कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में है। ये हाल में ही पब्लिश किया गया है, तो हमें ये बताना है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, हाल में ना 13th एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। देखिए, इस इंडेक्स के अंतर्गत क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के इनोवेशन परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? ये को पब्लिश किया जाता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा, इनसीड के द्वारा और वीपो के द्वारा, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। इस इंडेक्स की थीम क्या थी इस साल वो देख लेते हैं। थीम ये है, हु विल फाइनेंस इनोवेशन इज टाइमली गिवन ह्यूमन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डैमेज रिग्ड बाय कोविड-19 ग्लोबल पैंडमिक। तो ये इसकी थीम थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो निधि के बारे में है। तो हमें ये बताना है कि इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव किसने लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने, या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो इनिशिएटिव है लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। देखिए, जो निधि प्रोग्राम है ना वो लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। निधि का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या दिया होगा? इंक्यूबेटर्स को सेटअप किया जाएगा, सीड फंड प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सलेटर्स को प्रोवाइड किया जाएगा और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ग्रांट भी प्रोवाइड की जाएगी। किसको? नए इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को। देखिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जो कि फ्यूचर इनोवेशन से रिलेटेड हो, तो उस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के ऊपर के बेस पे भी आपको ग्रांट मिल सकती है। देखिए, निधि के अंतर्गत ना प्रयास प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया है। ये उसको इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं ना जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा और इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट किया जाएगा ग्रांट्स के थ्रू अंडर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेसिस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी निधि स्कीम के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि जो नीचे दिए गए वाटर बॉडीज़ हैं उसमें से कौन सी ऐसी वाटर बॉडी है जो विटनेस करती है सनराइज़ को सबसे पहले। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी या मेडिटेरियन सी। तो बताइए सबसे पहले कौन विटनेस करता है सनराइज़ को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका करेक्ट आंसर है कैस्पियन सी। आइए देख लेते हैं मैप में इसको। देखिए, सारे वाटर बॉडीज़ में ना कैस्पियन जो सी है ना वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है। तो जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट होगा वो विटनेस करेगा सनराइज़ को सबसे पहले। आप मैप में देख सकते हैं सारे के सारे को। देखिए, यह रहा कैस्पियन सी सबसे ईस्टर्न मोस्ट, उसके बाद ब्लैक सी, फिर रेड सी और फिर मेडिटेरियन सी। तो ईस्टर्न मोस्ट में कैस्पियन सी है, तो सबसे पहले विटनेस करेगा सन को कैस्पियन सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है जो ग्लोबल कोलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स है ये इनिशिएटिव किसका है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी का, या इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी का। तो बताइए जो इनिशिएटिव वो किसका है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं।
देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये फॉर्म किया गया था IPBES असेसमेंट ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेशन एंड फूड प्रोडक्शन के फाइंडिंग्स को फॉलो अप करने के लिए। इनकी फाइंडिंग्स में पाया क्या गया है, इन्होंने ये पाया कि जो वर्ल्ड के पॉलिनेटर स्पीसीज़ है ना, वो डिक्लाइन पे हैं, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव था ना, वो लिया गया था किसके द्वारा, नीदरलैंड्स के द्वारा। कब, 12 दिसंबर 2016 को, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड इन मैक्सिको, जब मैक्सिको में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तब। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ग्लोबल कोएलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। इफ़ यू फाउंड इट नॉलेजफुल, प्लीज़ हिट द like button, subscribe to our channel, and if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching it, and thank you for your cooperation, and have a good day.